नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? हम सब ने पढ़ लिया था बेटा सेल की जो हिस्ट्री पढ़ ली थी, सेल के बारे में पढ़ लिया था, सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ लिया था कि सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या वो काम आते हैं, कैसे हमारी सेल फंक्शन करती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हम, जेनेटिक्स के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या भूमिका हम रखने वाले हैं, कैसे कैसे हमारी जेनेटिक्स काम करने वाली है, उनके लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो आओ पढ़ते हैं। देखो बच्चा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, सेल। और सेल को मैंने कहा बेटा, सेल जीव का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। यस और नो? यानी किसी भी लाइफ का होना मतलब उसकी लाइफ जो है एक सेल से मिलके बनी हुई है। अरे यस और नो? अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी केवल सिंगल सेल से बनी है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऐसी बहुत सारी सेल से मिलके वो पूरा का पूरा ऑर्गन बना है, या ऑर्गेनिज्म बना है ना। थोड़ा सा जबान सूख जाती है बोलते बोलते, यार समझ जाया करो मेरी बात। देखो बेटा, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यही है बेटा क्या, सेल। और सेल के अंदर ये आपको रेड जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस जो है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कल होता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? न्यूक्लियोलस, है ना। अब सुनना मेरी बात, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, अब इसके बीच में जो गैप बचेगा, ये वाला गैप, इस गैप के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा क्या, क्रोमेटिन। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन। देखो वही कहानी बताई मैंने आपको कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कल है, सर्कल को बोला जाता है बेटा क्या, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है बेटा, यहां क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन। और मैंने यहां लिखा है बेटा क्या, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या कि जो न्यूक्लियस होता है सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बोले तो आपके पास एक बॉडी है, उसके बीच में उसका सेंटर ऑफ मास होता है। हमारे टीचर ने हमें बचपन से एग्जाम्पल दिया था क्या, वो हमने ऐसे पेन को रखता था उंगली पे, और जहां पे ये बैलेंस हो जाया करता था, यही है इसका सेंटर ऑफ मास, जहां से इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसको हल्का सा भी इधर टिल्ट कर दूंगा या इधर टिल्ट कर दूंगा, ये गिर जाएगा। और यस और नो? तो अगर आपने इसके सेंटर ऑफ मास से पकड़ा है तो ये बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं। ओके, ठीक वैसे ही ये जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलो, मैंने कहा आपको कि इस गैप के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन फाइबर। क्या प्रेजेंट होता है, एक धागे जैसी संरचना जिसको बोला जाता है क्या, क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रोमेटिन कहा जाता है। अब देखो, क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का जाला होता है। क्या बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास बहुत सारे धागे हैं, उसमें से कुछ धागे डीएनए हैं और कुछ धागे प्रोटीन हैं, और दोनों को मैं उलझा दूं, उलझने के बाद जो दिखेगा, ठीक वैसे ही जो डीएनए और प्रोटीन के को मैं उलझा दूं तो ये जाले जैसा दिखेगा, और उसी जाले को कहता हूं क्या बेटा मैं, क्रोमेटिन। क्या कहता हूं, क्रोमेटिन है ना। अब देखो बेटा, क्रोमोसोम जो होता है कंडेंस क्रोमेटिन होता है बेटा। क्या, देखो मैंने लिखा है क्रोमोसोम, मेरे पास क्रोमेटिन फाइबर है, मैं उसको थोड़ा सा कंडेंस कर दूं तो क्या दिख जाएगा बेटा, यानी क्रोमेटिन का जो कंडेंस पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हमेशा आप एक्स फॉर्म में देखोगे और लिखोगे भी।
है ना। क्रोमोसोम एक साथ बेटा 2 होते हैं, इस 9 में से एक हमें मिला होता है हमारे माता से, एक हमें मिला होता है पिता से, है ना। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम की, उसमें तो होता था बेटा मेल के अंदर एक्स और वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स, तो इसमें से या तो अगर ये फीमेल का है तो एक एक्स और एक वाई, मेल का है तो एक्स वाई होगा ना, और फीमेल का है तो एक्स और एक्स हो जाएगा। और अगर ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल मतलब हमारे हाथ कान नाक कलर बाल कैसे हैं वो किस पे डिपेंड करता था, ऑटोसोमल पे। तो बेटा एक हमारे माता से मिला, एक पिता से मिला है। अब बेटा दोनों तो अपना कैरेक्टर एक साथ शो करेंगे नहीं, अगर जो अपना कैरेक्टर शो कर रहा था कौन सा हुआ बेटा, उसको क्या बोलेंगे बताओ फटाफट, डोमिनेंट, और जो नहीं कर रहा था रिसेसिव। अरे यस और नो, आगे चलो। अब देखो बेटा जो क्रोमोसोम है उसका अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। यहां मैंने लिखा हुआ है डीएनए इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या बेटा, डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, आप सभी को बाध्य करता है हमारे माता पिता से दिखने के जैसा। अरे यस और नो, जैसे आप लोग यहां बैठे हुए हो और मैं आपको पूछूं क्या आप आपस में जैसे एक जैसे कि सेम दिखते हो, आप मना कर दोगे। लेकिन मैं यहां पे आपके साथ में कुत्ते को बैठा दूं और फिर मैं बोलूं कि क्या कुत्ता आपके जैसा दिखता है या आपकी दोस्त आपकी जैसी दिखती है, आप फट से बोलोगे मेरी दोस्त मेरी जैसा दिखती है। अरे यस और नो, अब अपने आप आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। लेकिन मैं अगर आपको यहां पे आपकी मम्मी को खड़ा कर देता हूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जैसी आपकी मम्मी दिख रही है आपकी दोस्त दिख रही है, आप फट से बोलोगे मम्मी, बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना। और फिर मैं आपको उसके बगल में आपकी जुड़वा बहन को खड़े कर देता हूं कि अब बताओ कौन दिख रहा है, आप फट से बहन का नाम ले दोगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूं बेटा हम एक दूसरे के जैसा दिख पा रहे हैं, ये कौन हमें बाध्य करता है, इसके लिए बाध्य करता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आता है ना। अब आते बेटा क्या, जीन। देखो जीन क्या होता है बेटा, जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट, यानी डीएनए बहुत बड़ा है, उस डीएनए की एक जगह जहां पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है। यार यस और नो, जैसे ये पूरा का पूरा डीएनए है, यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, वहां पे जीन है, उस जीन के पास में आपके नाक का कैरेक्टर हो सकता है, आपके होठ का हो सकता है, आप अंगुली का हो सकता है, आपके नाखून का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है बेटा जीन के पास। ओके, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। चलो आगे चलो। एलील, एलील जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं बेटा। देखो अल्टरनेटिव बोले तो देखो मैंने आपको कहा था कि क्या एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 एलील होते हैं, एक मम्मी से मिला होता है, एक पापा से मिला होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही फंक्शनल होता है, एक ही डोमिनेंट होता है। जैसे आपके पापा की नाक में वही बात पकौड़े जैसी, मम्मी की नाक एकदम तीखी, आपकी नाक पकौड़े जैसी, आपके पास मम्मी का कैरेक्टर नहीं आया है ना। तो ठीक वैसे ही यहां पे जो 2 एलील दिख रहे हैं आपको, ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, एक के पास मम्मी का कैरेक्टर है, एक के पास पापा का कैरेक्टर है ना। अब मैं कह दूं बेटा आपको क्या कि आपके पापा की जैसी नाक आपकी है, मतलब आपके पापा का कैरेक्टर डोमिनेंट है आपके ऊपर, तो ये बेटा क्या हो गया, ये कैपिटल ए डोमिनेंट हो गया और स्मॉल ए रिसेसिव हो गया। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब देखो बेटा कहानी क्या खत्म हो गया। अब सुनो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सुन लो। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? आपकी बॉडी में जितनी भी सेल पाई जाती है सबकी सब डिप्लॉइड होती है, सबके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोले तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके मम्मी से मिले थे, 23 आपके पापा से मिले थे, दोनों मिलके कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। और 46 में से 2 क्रोमोसोम का एक ही काम होता है, 2 का एक ही काम होता है। अब दोनों में से एक ही डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। ओके, अब देखो कैसे। अब आपके पास में एक सेल पाई जाती है, मेल की बात करो तो स्पर्म, बेटा ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब इसके पास केवल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि वो फादर है, फादर के ही कैरेक्टर जाएंगे। मदर के पास भी बेटा एक सेल पाई जाएगी ओवम, उसके पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अरे यस और नो?
तो जिसके पास में एक ऐसी सेल जिसके पास में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं उसको, और हैप्लॉइड को एन भी कहा जाता है। लेकिन एक ऐसी सेल जिसके पास में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको बोलेंगे 2n, जिसको डिप्लॉइड सेल भी कहा जाता है। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब तक बना ही रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।